बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, एक राजनीतिक जो देश में सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बना है और मुद्दे की वैसे पोल खुल गई है, लेकिन फिर भी इस विषय पर लोग मानने को तैयार नहीं। तो हिंदुस्तान क्या सोचता है ये तो कम से कम उनको बताए जो इस देश के दिल की आवाज या लोगों की मन की बात नहीं सुनते, नहीं समझते, नहीं जानते और अब तक नहीं जान रहे थे और इसीलिए ये स्थिति आई है। शायद अब जानेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा और राजनीति फेर दिशा में जाएगी, सही दिशा में जाएगी, मुद्दों के आधार पर जाएगी। और इसलिए हम आज के सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं। आज दिन भर जो रिजल्ट आए उन रिजल्ट में इस विषय पे चर्चा ज्यादा हुई ही नहीं कि राहुल गांधी और मोदी की लड़ाई के रूप में जो इस पूरे सेमीफाइनल को विधानसभा के चारों राज्यों के चुनाव को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, मैच खत्म होने के बाद रिजल्ट क्या आया ये क्यों नहीं बात हो रही। और इसलिए आज हम आपके सामने ये बुंदास बोल लेके आ रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इनकी जो लड़ाई थी, क्या इस लड़ाई में दोनों के ओट, दोनों के गुण, दोनों के मार्क्स आखिर फाइनल हुए हैं तो क्या हुए हैं और राहुल को आप कितने मार्क देंगे, मोदी को आप कितने मार्क देंगे, इसी मुद्दे पर आज बिंदास में हमको बोलना है। और लोकसभा के लिए क्या चित्र रहेगा इस पर भी बात करनी है। हम कॉलर के पास भी जाएंगे, उसके पहले मुद्दे पर भी निर्णय लेंगे। साथ साथ में हमारे पास सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया आएगी। आप भी इस कार्यक्रम को टीवी के साथ साथ sudarshannews.com हमारे इस वेब पोर्टल पे देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है सुदर्शन न्यूज़, ट्विटर और तमाम जितने भी सोशल मीडिया के सारे गेटवे है उन पर आप सुदर्शन न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम को देख सकते हैं। चाहे चैनल भी हमेशा देख सकते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को देखते हुए आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। मुद्दा दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा कॉलर काफी देर से आज शुरू होने के पहले वेटिंग में है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, आज राहुल गांधी पोल खुल गई कांग्रेस की, देख लो जी कितनी बुरी हार हुई है। इनने जो देश में गुंडागर्दी मचा रखी थी आज खत्म हो गई, अब इनका अंत हो गया कांग्रेस का। हाँ, देख लो कितना अच्छा हुआ है आज में, आपने देखा होगा। अभी देखो सोनिया, आप क्या मानेंगे राहुल मोदी लड़ाई का भविष्य क्या रहेगा? राहुल खत्म हो गया, अभी राहुल की कोई वैल्यू नहीं बची मीडिया में। धन्यवाद। पहले ही कॉलर ने राहुल के वोट को काट दिया है, आपका क्या कहना है? कॉल करके बता सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी जय हिंद। क्या कहना है आपको? जी शकील बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ। जो भी आज का जो नतीजा आया, मैं तो दो बातें बोलूंगा। एक तो आज का जो नतीजा आया वो अपने कैरियर उसने स्वयं खराब किया है कांग्रेस ने, क्योंकि उसने भारत के संतों को सताया है और संत सताए तीनों जात तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कितने देखे रावण कौरव वंश। तो उन्होंने संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संतों को सताया है। वो ईश्वर के अल्लाह के नेक बंदे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी जी। क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, जय हिंद जनाब। हाँ। हाँ सर, आपने आज वैसे मुद्दा बहुत अच्छा रखा है, राहुल मोदी की पोल खुल गई। तो एक मैसेज मैं वैसे बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह का जो अपना सनातन कांग्रेस ने हमारे सनातन धर्म को कुचलने की कोशिश की है, सनातन धर्म को तार-तार करने की कोशिश की है, तो ये उसका एक परिणाम है कि आज कांग्रेस खुद अपना तार-तार होकर रह गई है। और अगर यदि नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को अपना कुचलने की कुचेष्टा करेंगे। धन्यवाद। हम कहेंगे कि राहुल और मोदी इस मुद्दे पर बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जो अभी जो न्यूज का जो वोटिंग चल रहा था, अभी जो जीत हार चल रहा है, हाँ, उसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा। बिल्कुल बोलिए। मुझे एक ऐसा नेता चाहिए कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, ऐसे साफ सुथरा नेता चाहिए। तभी वही देश का भला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बस मेरा ये कहना है बस। तो आप राहुल और मोदी दोनों में से किसको चुनेंगे? वैसा तो फिर मैं मोदी को ही चुनूंगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? नमस्कार। हाँ, मैं कारक से बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम अमित है। बोलिए। जी सर, मैं नरेंद्र मोदी को अपना पूरा सपोर्ट देना चाहता हूँ। क्यों?
जी सर, इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी के पार्टी का हूँ। चलिए, हम जनता की राय चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया अगर आप टेलीफोन कॉल के द्वारा नहीं दे सकते तो आप घर बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर अपनी बात रख सकते हैं, फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन वॉइस कॉलर बहुत ज्यादा है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हाँ, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर, गुजरात से। हाँ बोलिए इकबाल भाई। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि हमारा देश आज ही आजाद हुआ है सर, ऐसा लगता है मुझे। हाँ नहीं, अभी बहुत बाकी है। हाँ नहीं, बाकी है, लेकिन सर आज ये सेमीफाइनल में आज देश की जनता ने बता दिया है। और मेरे मानने के बावजूद मुझे ये लगता है सर कि आप समझो कि 2014 में सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का पूर्व जन्म होगा सर, और देश को तरक्की मिलेगी। आप धन्यवाद। आगे मैं आपको एक शीला दीक्षित वाला वीडियो भी दिखाता हूं कि जिसमें ये मेरे ख्याल से 17-18 के आसपास की ये डेट का ये वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी की सभा में लोगों को बैठने के लिए शीला दीक्षित मिन्नतें मांग रही थी, लोगों को हाथ जोड़ रही थी। तब मैं शिरडी में था और मैंने फेसबुक पर डाला था कि ये चित्र अगर सही है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिंगल डिजिट में आ ही जाएगी। और बिहार के समय में भी हमने ये कहा था, वैसे ही हुआ था। आज भी दिल्ली में वही हुआ है, इसलिए आपको जरा दोबारा दिखाते हैं। जो प्यारी बहनें जा रही है ना, मैं आपसे कहती हूँ 10 मिनट और रुक जाओ, राहुल जी की आवाज तो सुन के जाओ। ये आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए हाथ जोड़ने की बारी शीला दीक्षित पे आई तो राहुल का नाम लिया तो खुद उनकी भी खुर्ची चली गई। यहां तक कि उनकी जो सबसे प्रतिष्ठा की बात थी, चलो सत्ता तो गई, एमएलए का सीट भी गया। अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले मुद्दे पे नजर डालते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माने जा रहे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से भाजपा के पक्ष में आए, इसे लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई राहुल बनाम मोदी की लड़ाई ने कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी की पोल खोलकर रख दी है। बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में फिर वापसी कर रही है और उसने राजस्थान से कांग्रेस को बाहर कर दिया है। दिल्ली में भी भाजपा सत्ता के करीब है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर में भाजपा कांग्रेस से आगे निकल गई। इन रुझानों के आधार पर दिल्ली के केंद्रीय सिंहासन के उत्तराधिकारी की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। भाजपा की बढ़त से अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मोदी बनाम राहुल की लड़ाई जनता ने काफी हद तक जग जाहिर कर दी है। चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में जिस कदर उभर कर सामने आए, उससे राहुल के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कटघरे में है, तो वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के सर जीत का सहरा बंधना लगभग तय माना जा रहा है। राहुल के घोषित पीएम पद की उम्मीदवारी पर अब सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस अपने युवराज को अब भी मोदी के मुकाबले बेहतर मानती है, या फिर पोल खुलने के बाद पार्टी आलाकमान अपनी रणनीति में कोई बदलाव लाएगी। एक और मोदी के पीएम बनने का सपना, तो दूसरी ओर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य, दोनों का एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसका फैसला जनता को 2014 में करना है। रुझानों के बाद दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। 4 राज्यों में जीत का श्रेय बीजेपी मोदी को देना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इससे इनकार कर रही है, क्योंकि उनके युवराज की पोल खुलती नजर आ रही है। कांग्रेस में चुनावी कमान पार्टी उपाध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद राहुल गांधी के हाथ में आई, तो वहीं भाजपा में नमो नमो की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। मगर आज के परिणाम से लगता है कि नमो नाम की गूंज 10 जनपद के गलियारों में दस्तक दे चुकी है, जिसे लेकर सत्ता की साख और युवराज के राज दोनों धुंधले हो चुके हैं। चुनाव में हार या जीत नरेंद्र मोदी को पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि देश की जनता के बीच उनकी हैसियत दिखा दी है। साथ ही राहुल गांधी को भी कुछ इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की हार ने देश भर में राहुल का नेतृत्व में पार्टी के आगे बढ़ने को लेकर सवाल खड़े होने लगे। भाजपा को उम्मीद दिखने लगी है कि विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के नतीजों 2014 के लोकसभा चुनाव के फाइनल में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की राह आसान हो गई है, तो वहीं कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की जुगत में है। भाजपा ने इसे अपना अंतिम लक्ष्य बना दिया है।
लेकिन इस मामले पर कांग्रेस में अनिश्चितता और घबराहट का माहौल है। ऐसे में स्पष्ट है कि भाजपा जहां इस मुकाबले में अवश्यम भावी बना देना चाहती है, वहीं कांग्रेस को इस स्थिति से डर लगता है। मोदी जहां गुजरात में अपना काम दिखाने का दावा करते हैं, तो वहीं राहुल गांधी अनुभव, परिपक्वता और काम दर्शाने के मामले में कमजोर साबित होते नजर आ रहे हैं। मगर अब रही सही कसर 4 राज्यों के चुनाव नतीजों ने पूरी कर दी, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल बनाम मोदी की लड़ाई में राहुल की पोल खुल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुदर्शन न्यूज। वैसे तो जब राज सत्ता थी तो राजा पेट से पैदा होता था और अब ओट से पैदा होता है, लेकिन फिर भी भारत में हर राज्य में ऐसे प्राइवेट लिमिटेड दल है जहां पर राजा अर्थात प्रतिनिधि नेता आज भी पेट से पैदा होता है। राहुल गांधी भी उसी जमात से। हम कश्मीर से शुरू करें तो उमर अब्दुल्ला से लेके करीब करीब हर राज्य में तमाम ऐसे प्रादेशिक दल है और राष्ट्रीय दल है जिनमें यह स्थिति है, लेकिन वो अब बदलने को तैयार नहीं है। वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान बदल रहा है, ये नई शताब्दी है, नई सोच है, और इस सोच को अगर नहीं समझेंगे तो पेट से भले ही पैदा आप हो जाए, आपको वोट नहीं मिलेगा। और इसलिए इस देश ने यह भी उनको बताना जरूरी है। अगले को जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी धीरन बोल रहा हूँ हमीरपुर से। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका ये प्रोग्राम है वो बहुत सही है। हाँ। हेलो जी, मोदी के सामने राहुल को नहीं उतारना चाहिए था, कांग्रेस को। हाँ। तो पहले ही बैक कर लेना चाहिए था। अगर उतारा है तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मुझे इस बात पे बोलना है कि आखिरकार सच्चाई की जीत होती ही होती है। हाँ। इंसान कितना भी हो, ठीक है, सच का साथ हमेशा, और जो इंसान सच्चा होता है वो हमेशा सच को जिताता ही जिताता है। हाँ। सच को कभी कोई दबा नहीं सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं देवेंद्र सिंह बिहार छपरा से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूँ और बिहार के गुंडाराज नीतीश कुमार से जान बचाना चाहता हूँ। जाति का नारा और जो है सो विकास को विकास के रूप में देखना, ये जो है सो बिहार के नेता की बात है। और नीतीश बाबू कभी उनका नरेंद्र मोदी के बराबरी में नहीं जा सकते हैं। नरेंद्र है, देश चाह रहा है, हम चाह रहे हैं, नौजवान चाह रहा है। धन्यवाद। ये लोगों की प्रतिक्रिया है, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आप राहुल के समर्थक हैं तो भी बात कर सकते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र हो न हो बिंदास बोल में है। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ। हाँ सर, ये बोल रहा था कि राहुल गांधी हाँ। तुम्हारे नरेंद्र मोदी के सामने तो कुछ भी नहीं है। उनको सामने रख करके नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को रखना ठीक नहीं है। आप एमपी से बोल रहे हैं? हाँ सर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते थे कि राहुल गांधी और मोदी की तुलना ही नहीं हो सकती, ये तो एक जोक है। अब क्या कहेंगे? भाई राहुल गांधी है, वो तुम्हारे से नरेंद्र मोदी है। हाँ। हाँ। लेकिन दिग्विजय सिंह को क्या जवाब देंगे आप? दिग्विजय सिंह को क्या जवाब देंगे? दिग्विजय सिंह की तो हालत ये है कि वो मतलब जितना बोलते हैं उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह को ही जब अपने बेटे के लिए एमएलए का साधारण टिकट पाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, तो मुझे लगता है कि, और जब उन्होंने मैदान पर, लगता है कि पिछले काफी चुनावों से मैदान पर नहीं उतरे थे, इस मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों को मिले होंगे और इसलिए मोदी के प्रति उनकी भाषा में भी बदलाव आया है। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, जय हिंद। हाँ, मैं राजेश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। बोलिए राजेश जी। ये नरेंद्र मोदी जी को बधाई। हाँ। और ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर ये कुछ भी बोलने से नहीं होता, एक विजन लेके चलने से होता है। नरेंद्र मोदी जी के पास विजन था, जिन्होंने देश में कुछ का विजन लेके चला, जिसको नेतृत्व कहते हैं। वो नेतृत्व अपने सामने दिखा। राहुल जी के पास खाली एक ही था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वही वो बता रहे थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर उनका कोई विजन होता और उस विजन को लेके अगर वो जाते हैं, तब लोग ये मानते थे कि इनमें कोई नेतृत्व है।
नेतृत्व दे रही हैं। वो यही बता रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या वो जनता तक पहुंचता है? उनका विजन जो भी है, जो वो अपना विचार बताना चाह रहे हैं, क्या वो उन तक पहुंचता है? जो नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, मैं गुजरात गया हूँ, वहां पे जो विजन है उसको देखने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि वहां के लोगों को जो रोजगार मिला है, वहां के लोगों में जो जागरूकता आई है अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, तो वो क्या है, राहुल जी के उसमें कुछ नहीं है। राहुल जी सिर्फ एक ही कहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। धन्यवाद। कुल मिला के जो कॉलर का कहना है कि आपकी बातें केवल आपके दिमाग में ना हो, आपके मुंह पे आए, मुंह पे आने के बाद लोगों को आप उसके लिए कन्विंस करें, कन्विंस करने के बाद प्रेरित करें, प्रेरित करने के बाद सहभागी करें, सहभाग हाथ जोड़कर एक दूसरे को लेकर आप उसको जमीन पर उतार के दिखाएं। खास करके तब तो आप इसको उतार ही सकते हैं जब आपके साथ लगातार सत्ता आपके हाथ में है और तमाम जगह की सत्ता आप जो कहेंगे वो होने को तैयार है। आप ये भी कहते हैं कि मैं जब चाहूं तब प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते? आप अपने विजन को पूरा क्यों नहीं कर सकते? आप आखिर विपक्ष की भाषा कैसे बोल सकते हैं? और इसलिए लोगों को इनसे निराशा मिली है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए सर। मैं ये बोल रहा था कि आज अपना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी इतने अच्छी तरह से, दिल्ली में इतने अच्छी तरह से आई है, तो सब न्यूज वाले खाली दिल्ली क्यों दिखा रहे, खाली अरविंद केजरीवाल को क्यों दिखा रहे, बाकी सबको क्यों नहीं दिखा रहे? नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे से सबको कवर करके इतने अच्छी जीत दिलाई है, तो सब न्यूज पे खाली आम आदमी पार्टी क्यों दिखा रहे हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये दिल्ली, ये सब जीत के आई है, तो ये किधर नहीं दिखा रहे? खाली आम आदमी पार्टी, ये सब मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो इसके बारे में मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं, इससे अच्छा है कि आपको मैं सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया बताऊं या मीडिया की कुछ मित्रों की मानसिकता बताऊं। तो मोदी से कई लोग खींच खाए हुए हैं, क्योंकि लगातार 10 सालों तक मोदी के खिलाफ अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले लोग मोदी को आगे आने से रोक नहीं पाए। और आज मुझे भी विशेष लगा, इसलिए भी मैंने आज के कार्यक्रम का विषय यह रखा है। दिन भर सारे लोगों ने विजय का क्रेडिट देने के बजाय जो 4 सीटें कम पड़ी है दिल्ली में, 3-4 सीटें, उसको लेकर जिस तरीके से मोदी को कटघरे में खड़ा किया है, तो इसका मतलब आप एक तरफा ऐसा क्यों चला रहे हैं? आप आखिर लोगों को भी तो बोलने दीजिए। और इसलिए हम अपनी बात रखने के बजाय हम अब टेलीफोन की लाइनें खोल देते हैं और लोगों को कहते हैं कि आपको क्या लगता है, आप बोलिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, हैदराबाद से श्याम सुंदर कश्यप बोलता हूँ। बोलिए श्याम सुंदर जी। हाँ, हैदराबाद से श्याम सुंदर कश्यप बोलते हैं साहब। ये जो सो जीत है ना, भारत की जीत है, सो ये सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला हो गया अभी। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, मदन मोहन मिश्रा बोल रहे हैं सर, नागपुर से। हाँ। पहली बात तो बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी की पोल खुल चुकी है पूरी तरीके से। और लेकिन दूसरी बात, बीजेपी को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जातिवाद करके और ये सब चीजें करके ना पूरे यानी जो निचली जातियां हैं जो है उनके पूरे वोट्स ले जाती हैं, तो उस बारे में बीजेपी को कुछ करना पड़ेगा। यही मेरी राय। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक दल है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, या हमारे कुल मिलाकर जो चुनाव की व्यवस्था है, वो इतनी खराब हो चुकी है। हम इसके ऊपर भी एक लगातार बिंदास बोल की सीरीज लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देश में चुनाव प्रक्रिया में अगर बदलाव किया जाए तो उसका पूरा इफेक्ट राजनीति को शुद्ध करने में होगा। क्योंकि राजनीति की शुरुआत जिन चुनावों से जहां से होती है, वहीं पर इतनी गंदगी है कि पानी फिल्टर होकर आगे जा नहीं पाता, या उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो नीचे से ऐसे पानी को लेके जाए जो मूलतः गंदा है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त करने की जरूरत है, और उसमें क्षेत्रीय दलों को लोकसभा की राजनीति में कैसे भूमिका निभानी है, इसका कोई ना कोई सूत्र तय होना चाहिए। जैसे कुछ देशों में द्विपक्षीय राज पद्धति है, या वैसे भारत में भले ही दलों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन आपको यूपीए, एनडीए या कोई ना कोई लेफ्ट राइट जो भी कहना है कुछ कहिए, और चुनाव के पहले ही आपको उनके साथ जाना या नहीं जाना यह तय करना होगा, और उसके बाद आप 5 साल उनको नहीं छोड़ सकते।
ऐसे कई विचार, जब हम उस पर बिंदास लेकर आएंगे तो उस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कारण राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक विषयों के आधार पर, बल्कि तो कई बार तो प्रादेशिक तो छोड़िए, प्रदेश में जो विभाग है उसके भावना के आधार पर चुनाव जीत कर आते हैं और उसका राष्ट्रीय राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। ये दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे थे कि राहुल गांधी से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी, ये कथन सही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक वजनदार भारी व्यक्ति हैं, जबकि राहुल गांधी बिल्कुल तुच्छ, उनके सामने नहीं चल सकते। इसलिए ये। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ। जय श्री राम। बोलिए। सर मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मोतीलाल सैनी। हाँ। जो आपको 28 से लगा के 28 से 5 तारीख दिल्ली हो, बांग्लादेशी भगाओ दिल्ली बचाओ लगा है ना प्रॉब्लम। हाँ। तो दिल्ली में कांग्रेस हारने की वजह है वो आपकी वजह, वो आपके ऐसा फंक्शन लगाने से हुई उसकी। बिल्कुल। मैं आपको आज, आपने मेरे पास ऑथेंटिक आंकड़े नहीं थे इसलिए मैंने आज के कार्यक्रम में आपको ये बताया नहीं है, लेकिन कुछ विषय अभी कार्यक्रम शुरू होने तक मेरे पास आए हैं और उस दिन भी हमने कहा था, लेकिन हम आपको आंकड़ों के साथ बताएंगे कि बांग्लादेशी भगाओ दिल्ली बचाओ इस अभियान के कारण कितने लाख बांग्लादेशी उस दिन दिल्ली से भाग गए। उनको लगा कि अगर हम वोटिंग सेंटर तक जाएंगे, बूथ तक जाएंगे, पकड़े जाएंगे, वोट के लिए 2-4 हज़ार रुपए तो मिलेंगे, लेकिन देश छोड़ना पड़ सकता है। और इसलिए हमारे मुहिम का हमने 350 जगह पर दिल्ली में होल्डिंग लगाए थे, नंबर चलाए थे, हमारे कॉल सेंटर पर कई हज़ार कॉल आए थे और हमने कैमरे के साथ टीमें उन क्षेत्रों में भी भेजी थी। उसका परिणाम रहा कि वो लोग जो फर्जी मतदाता थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो पोलिंग बूथ तक नहीं आए। अब उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या, विधानसभा वाइज क्या और वहां पर क्या असर हुआ, इसका विश्लेषण हम आपके सामने लाएंगे, लेकिन आपने खुद होकर इस चीज को मार्क किया, इसके लिए आपके आभारी है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो सर, आज आपने देखा कि शीला दीक्षित जी ने जो आज जब पत्रकार परिषद के अंदर जब बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ जनता को कहा उन्होंने, तो हार जीत तो सबकी होती है, तो ऐसा कहने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा हो तो पूरी कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देके अपनी पार्टी को बर्खास्त करके घर पे बैठ जाना चाहिए। अब जनता जान चुकी है आपको कि आप क्या करना चाहते हैं, यही कहना था सर मुझे। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं राहुल और मोदी के लड़ाई की क्या स्थिति है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इसको पोल खुली मानते हैं? क्या आप इसमें अब निर्णय हो चुका है ऐसा मानते हैं, या अभी भी लड़ाई की गुंजाइश है ऐसा मानते हैं? क्या आपकी राय है? देश की राय क्या है, यह हम जानना चाहते हैं और देश को ही बताना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जय हिंद। हाँ जोधपुर से बकराम चौधरी बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल बोलिए। हाँ सर, ये जो राजस्थान में पूरे विकेट आउट हो गए, अब लोकसभा इलेक्शन के अंदर राहुल जी के साथ कौन चलेगा, ये हमारे को फिक्र हो रहा है सबके। हाँ धन्यवाद। राजस्थान में तो विजय की बहुत जबरदस्त, मतलब ये तो शायद कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल सकता है। गुजरात से लगे होने का फायदा राजस्थान को मिला, क्योंकि उन लोगों में वो भावना जागृत हुई कि गुजरात में जो होता है वो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, और इसके कारण वहां पर हुई जो अप्रत्याशित इतनी ह्यूज जीत, शायद आजाद भारत के बाद कि इस राजस्थान में तो कम से कम इस प्रकार की स्थिति कभी किसी की नहीं बनी होगी, और राजस्थान ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हिंदुस्तान की प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश ने भी बहुत जबरदस्त दी है, और भी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। आपकी प्रतिक्रिया, भले आपके यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ हो, आप दे सकते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं कि गरीबी ये वास्तव नहीं है, एक मानसिक स्थिति है। देखिए क्या बोलते हैं राहुल गांधी। तुम कौन हो? हम राम बच्चन है साहब। ये तो तुम्हारा नाम है,
पर तुम हो कौन? हाँ, हम फुलमती के मर्द हैं साहब, और वो गोलू और छुटकी के बाबूजी हैं। लेकिन तुम हो कौन? अरे हमरे भेजे में नहीं आ रहा है साहब, आप ही बताए दो हम कौन हैं। तुम गरीब हो। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही बताए आप, हम गरीब हैं। लेकिन तुम गरीब क्यों हो? हमारे पास पैसा नहीं है साहब, इसलिए हम गरीब हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मुझसे कुछ मत छुपाओ, ठीक ठीक बताओ तुम गरीब क्यों हो? अब हमारे पास जमीन नहीं है, अब घर में सामान भी नहीं है, और तो और मजदूरी भी नहीं मिलती ना साहब। बिल्कुल गलत। तो फिर क्या बात है साहब? तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम मानते हो कि तुम गरीब हो। हम तो इसलिए मानते हैं साहब क्योंकि हम गरीब हैं। जिस दिन तुम मानने लगोगे कि तुम गरीब नहीं हो, उसी दिन तुम्हारी गरीबी गायब हो जाएगी। हमरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, हमारा दिमाग फट जाएगा। देखो, मैं इस देश का पीएम नहीं हूं ना? नहीं है साहब। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मैं पीएम हूं, तो मैं पीएम हूं, समझे? अब आप पीएम नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम हैं। मनमोहन सिंह कौन है? सरदार है साहब। वैसे कौन है वो? तुम्हें लगता है कि वो पीएम है? अब हमें तो सब पीएम लगते हैं साहब। अब मोदी, आडवाणी, लालू, ममता, माया सब पीएम लगते हैं साहब। लेकिन असल में पीएम कौन है? अब लाल किले से तो भाषण मनमोहन जी देते हैं, तो वही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो पीएम है। मैं मानता हूं कि मैं हूं, तो मैं हूं। समझ गए साहब, समझ गए। आप पीएम नहीं हैं, फिर भी आप पीएम हैं। That's it. ये हुई ना बात। अब सोचो कि तुम अमीर नहीं हो, लेकिन फिर भी अमीर हो। हाँ साहब, मुझे लग रहा है कि मैं अमीर हूं, तो मैं अमीर हूं। और अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारी पूरी फैमिली भी अमीर है, सही बात? हाँ साहब, हम सब अमीर हैं। हम सब अमीर हैं साहब, हम सब अमीर हैं। तो हो गई ना तुम्हारी गरीबी दूर? हाँ। फुलमतिया, फुलमतिया रे, अरे अब हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए फुलमतिया। अरे फुलमतिया। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं देश के हर गरीब में यही देखना चाहता हूं। मैं सबका ऐसा ही स्टेट ऑफ माइंड करूंगा। यस आई कैन। राहुल गांधी के ऊपर बना ये भले ही एक व्यंग हो, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में खुलेआम एक मंच से कहा था कि गरीबी एक मानसिकता है, मानसिक अवस्था है। अगर गरीबी एक मानसिक अवस्था है तो आपकी आज की राजनीतिक स्थिति जो वोटों की गरीबी है, क्या ये मानसिकता है या वस्तुस्थिति है? आप क्या कहेंगे? कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोलना यह है कि सर ये जो नरेंद्र मोदी के सामने ये बकरी को खड़ा कराकर क्या कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है कि ये बकरी जीत जाएगी शेर के सामने? ये 4 राज्यों का रिजल्ट जो आया है, इसे तो पता चल जाएगा ना सर। अब तो कांग्रेस वाले को पता चल जाएगा कि बकरी को सामने खड़ा कराना बहुत ही भारी पड़ गया। अब तो पता चल गया होगा कांग्रेस वाले को सर। चलिए, धन्यवाद। हमारे यहाँ पर बकरी के खिलाफ बोलना मना है। गांधी जी का राष्ट्रीय पशु बकरी था, उसका दूध वो पीते थे। अगले कॉलर, इसलिए गाय नहीं बना यहाँ पर राष्ट्रीय पशु। हाँ जी। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जगदीश हिमाचल से। हाँ। आपको बहुत बहुत मुबारक है जी।
अच्छा, किस लिए? हाँ जी, हाँ जी। और मोदी, इनकी तो पोल खुल नहीं रही क्योंकि इन्होंने बेईमानी के सिवा किया है क्या आज देश के लिए। हरिओम। और इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मोदी जी के ऊपर बाबा रामदेव जी का भी है, क्योंकि उनकी मानना पड़ेगा। उनका तो टारगेट था कि कांग्रेस को किसी भी हाल में अब नीचे गिराना है। धन्यवाद। बाबा रामदेव ने अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर पूरा लगाया है। वैसे देखा जाए तो जो बाबा रामदेव की स्थिति थी, इस आंदोलन को अगर वो शुरू नहीं करते तो देश के तमाम राजनेता उनके कदमों में गिरने के लिए तैयार थे। उनका जो साम्राज्य का विवाद आज लोग कहते हैं वो और 1000 गुना बढ़ जाता अगर वो इन्हीं भ्रष्ट राजनेताओं के प्रति कुछ नहीं बोलते और अपना ही काम करते रहते। लेकिन उन्होंने ना केवल अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी सुरक्षा, अपनी कानूनी दावपेच, अपना भविष्य, सब कुछ देश के लिए दाव पर लगाया। इसलिए रामदेव बाबा के कमिटमेंट को और उनके कंट्रीब्यूशन को जरूर मानना पड़ेगा। हम कारण आपको दिखाते हैं कि क्या कारण है जो आज का सवाल हम आपके सामने पूछ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में करारी हार। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार राहुल मोदी की लड़ाई की हकीकत बता रही है। कांग्रेस के युवराज कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को खिसकने से नहीं रोक सके। चुनाव प्रचार में राहुल को सुनने वालों की कमी। जहां एक और राहुल गांधी की सभा में लोग राहुल गांधी का भाषण सुने बिना ही वापस जाने लगते हैं, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सभा में सुनने वाले लोगों की भीड़ हर जगह दिखाई देती है। राहुल गांधी के आक्रामक भाषणों पर सवाल। राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में जनता को आक्रामक भाषा के सहारे अपनी ओर खींचने में नाकामयाब रहे। बड़े बड़े वादों की खुली पोल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उमर ने आरोप लगाया कि बड़े बड़े वादे करके जनता को अब नहीं फुसलाया जा सकता, अब जनता को काम करके दिखाना होगा। सहानुभूति के नाम पर वोट बटोरने की कला को जनता ने नकारा। राहुल गांधी अपनी कई सभाओं में अपने परिवार की बात करते दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, मेरी दादी ने देश की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए, मेरे पिता को भी देश सेवा करते हुए मार दिया गया, अब मुझे भी मार दिया जाएगा। लेकिन जनता अब ऐसी सहानुभूति में फंसने वाली नहीं दिखाई दे रही है। राजा और आम आदमी की राजनीति पर सवाल। विधानसभा चुनाव ने इस बात को मजबूत कर दिया कि आप अपने पारिवारिक रुतबे के वजह से चुनाव नहीं जीत सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उभार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जीत इसी बात की ओर इशारा कर रही है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ जी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये जो आज 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, इससे आम जनता में जागृति हो गई है कि कांग्रेस के काले कारनामे उनको पता चल गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि आगे से भी परिणाम मोदी जी के अनुकूल होंगे और भारतीय संस्कृति का विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, इसका पर्दा भी फाश होगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। मेरा नाम अरविंद गिरी है, नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। और मेरा ये कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेसी युवराज, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास अपार अनुभव है, जबकि कांग्रेसी युवराज जो अभी केवल राजनीति के विद्यालय में प्रवेश मात्र ही लिया है और वो प्रवेश भी उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति के रूप में मिला, तो दे कैन नॉट बी कंपराइज। बिल्कुल, धन्यवाद। राहुल गांधी खुद इस बात को कह चुके हैं कि अगर वो गांधी घराने में पैदा नहीं होते तो शायद उनको सांसद का टिकट भी नहीं मिलता और महासचिव और प्रधानमंत्री के सपने या दावेदार होने का तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उनकी फिलॉसफी की बातें, उनके जो तमाम चाटुकार है वो अलग ढंग से लेते हैं और उनको इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे राहुल का देश में कोई सानी ही नहीं है। शायद कभी कभी जब आप किसी एक बैट्समैन पर पूरे टीम की मदार छोड़ देते हैं और तब जो हसर उसके आउट होने के बाद होता है वही कांग्रेस का है। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी, कौन कहता है राहुल गांधी का जादू नहीं चला इस चुनाव में? हाँ, ये राहुल का ही जादू है जो कांग्रेस का सफाया हो गया। और ये जो नरेंद्र मोदी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, वो सिर्फ राहुल ही पूरा कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, आज राहुल एक पूरे देश में उनकी पार्टी के लिए मजाक का विषय बन गए। सब लोग उसकी ऐसी मजाक करते हैं। इसलिए बीजेपी वाले डिमांड करते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट राहुल रखिए, हो बीजेपी के बेनिफिट में है। और शायद इसीलिए कांग्रेस उसको डिक्लेयर नहीं कर रही है।
हाँ, कांग्रेस बिल्कुल नहीं करेगी इसको। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए विशाल। जी सर। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद सर, विशाल नगर बात कर रहा था मैं बनगांव से। हाँ सर, मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूँ कि अपने एमपी में शिवराज सरकार की सर। हेलो। हाँ सर, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं सभी मध्य प्रदेश वासियों को। और हेलो, बोलते रहिए आप लगातार। मध्य प्रदेश सरकार को। चलिए धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे जब भी आपका कॉल लगता है तो आप लगातार 10-20 सेकंड में अपनी बात को बोल दीजिए और फिर धन्यवाद करके कॉल को रख दीजिए। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। सर कुलदीप बोल रहा हूँ जम्मू से। सबसे पहले मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, वो जम्मू में हमारे आए हैं, लेकिन वहाँ पे उनका बहुत अच्छा हमने स्वागत किया। और राहुल गांधी जी बेचारे, तो राहुल जी का तो सिक्का चला नहीं है। मोदी जी का इंडिपेंडेंस कॉम्प्लेक्स जो चला है वो तो बहुत अच्छा चला है। उसमें तो कोई राय नहीं है कि आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस की हार ही हार है। और केजरीवाल जी ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। मैं वो बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। कि पोस्टर हम आपको दिखाते हैं, अभी दोबारा अगर पीछे लेके देख सकते हैं तो देखिए, सबका मालिक एक। ये वैसे तो शिरडी के साईं बाबा का वाक्य है, लेकिन ये राहुल गांधी के ऊपर लगाया है, कांग्रेसियों ने लगाया है, उनके कार्यालय के दीवार पर लगा हुआ। आज उन्होंने जो हवन किया था उसके दौरान का ये फोटो है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह हो गई है, निजी जायदाद की तरह हो गई है। ये मैंने कहा, इसका किसी को अगर कोई संदेह है या कोई आपत्ति है तो इस विजुअल को जरा देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी को सबका मालिक एक दिखाया गया है। और दूसरा ये विजुअल आपके सामने है कि एक हवन कांग्रेस दफ्तर के सामने किया गया, कि जिसमें कल जो सोनिया गांधी का जन्मदिन है उनको विजय की भेंट देने का आह्वान शायद भगवान को करे। वोटर को तो नहीं कर पाए, भगवान ने भी नहीं सुना दिखता है। अगले कॉल, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी मानती है कि उनकी पार्टी में राहुल गांधी से बढ़िया प्रधानमंत्री लायक कोई नेता है ही नहीं। हाँ, तो फिर कांग्रेस अपनी चिता की तैयारी कर ले। धन्यवाद। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम राहुल वर्सेस मोदी मुद्दा लेकर आए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार, मैं सऊदी अरब से अनुजा बोल रही हूँ। बोलिए अनुजा। राहुल गांधी तो अपना असली नाम नहीं बताते, अपनी माँ का भी असली नाम नहीं बताते। नकली गांधी बनकर भारत की जनता को मूर्ख बनाते हैं। भारत को लूटा है इन्होंने अंत में, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। इसलिए मोदी जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि भारत अब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद। के सुदर्शन चैनल को शत शत नमन। सुरेश जी जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। मैं सर सबसे पहले अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इनने राष्ट्र की भावना को जागृत हमारे देश के नागरिकों में किया। और मैं और नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनने अपना भयंकर प्रचार करके और देश की भावना को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार प्रचार किया जिससे कि चारों राज्य में कांग्रेस को करारी मात दी। और इसके साथ ये और कहना चाहूंगा कि अब आगे की जो हमारी जंग है उसके लिए भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चले जिससे कि हमारे देश में राष्ट्र की भावना जागृत हो। अब आज यदि राहुल गांधी से पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ है तो वो इंडिया में बताएंगे, नहीं भारत में। धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो इस देश का हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि भारत पर राज करने वाले इंडियंस होते हैं और हिंदुस्तानी तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए हिंदुस्तान और भारत हमेशा पिछड़ता जाता है क्योंकि दिल्ली में इंडिया का राज चलता है, इंडिया की सत्ता होती, इंडिया के दल होते हैं, हिंदुस्तान के और भारत के नहीं होते। अगले कॉलर, जय हिंद। मुझे बिंदास बोल में बात करनी थी। हाँ बोलिए। हेलो, मेरा सवाल था एक। क्या बात करनी है एक उनसे। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए।
हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जब पैदा हुए थे सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे। बोलते हैं ना, कहावत होती है अमीर लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं। तो हमारे मोदी जी सिर्फ एक चाय बेचने वाले थे, आज वो चाय बेचने वाले से कहाँ तक कहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि अगर कोई बदलाव हमारे देश में ला सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी, और वो बदलाव की शुरुआत मेरे ख्याल से अब। धन्यवाद। इस देश का यह हमेशा दुर्भाग्य रहा है कि इस देश में जब अकाल के ऊपर, सूखे के ऊपर चर्चा होती है तो चर्चा करने वाले एसी चैम्बरों में बैठकर मिनरल वाटर की 150 रुपए की बोतल सामने रखकर चर्चा करते हैं और अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड के सॉल्यूशंस की बातें करते हैं। इस देश का ऐसा हल इसलिए है क्योंकि आम आदमी से उठकर कोई वहां जाता नहीं जो उनका प्रतिनिधित्व, जिसने हाल देखे हो, जिसने भूख देखी हो, जिसने गरीब की तड़प देखी हो, जिसने गरीब की मजबूरी देखी हो, ये चीजें देखने वाला जब सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर बैठेगा तो जरूर चित्र बदलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहले जैसे पिक्चर क्यों नहीं आते, पहले जैसे फिल्में क्यों नहीं आती। पहले फिल्मों में जो कथा लेखक थे, पटकथा लेखक थे, वो गांव से आके मुंबई में सेटल होते थे। उनका बैकग्राउंड गांव का होता था, उनको या फिर उनका एटलीस्ट पुश्तैन गांव का होता था, मामा काका मौसी कोई ना कोई गांव के होते थे, जिस कारण उनको देश के अंतिम आदमी तक पहुंचने का मौका मिलता था, उसकी अभिव्यक्ति उन तक पहुंचती थी। इसलिए भारतीय फिल्मों में, भारतीय चित्रपटों में इसका आपको प्रदर्शन होता था। भारतीय राजनीति में भी अब ये बंद हुआ है, इसलिए उसका चित्र आपको राजनीतिक निर्णयों में, योजनाओं में, उसके क्रियान्वयन में नहीं दिखता। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ, नमस्कार सुरेश दादा, मैं दीपक राज बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए दीपक जी। आपने जो अभियान चलाया मतदाता जागरूकता का, हाँ, ये आपके चैनल का ही प्रताप है कि आज पूरे भारत भर में जिस प्रकार के परसेंटेज में वोटिंग हुई है और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ बीजेपी आई हुई है, साथ साथ उसी का परिणाम है। और इस इंडिया 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 कहने वाले चैनलों ने जिस तरह सम्मानित और पूजनीय संतों का अपमान किया है, उन करोड़ों करोड़ों साधकों की यह जिज्ञासा और परिवर्तन की लहर है कि धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों के मन की बात जब होती नहीं है तो लोगों की हाय निकलती है और वो कहीं ना कहीं जरूर लगती है। मैं तो ऐसा कम से कम मानता हूं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलना चाहता हूं कि जो जीत हुई है उसमें मोदी जी की जीत है और पूरे भारत में जो गुजरात मॉडल पेश किया है वो पूरा आम मतदाता ये चाहता है कि जो गुजरात मॉडल है वो पूरे धन्यवाद। गुजरात मॉडल की बात हो रही है, हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि इस लड़ाई का ये परिणाम देखिए। देश में राजनीतिक स्तर सुधरेगा। विधानसभा चुनाव ने जनता ने बड़े बड़े वादे करने वालों को नकार दिया। जनता ने उन लोगों को चुना जो हमेशा जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। राजनीतिक दल वादों की बजाय काम करने पर ध्यान देंगे। इन चुनाव ने उन लोगों को जनता ने कड़ा सबक सिखाया जो लोग लंबे चौड़े भाषण देकर जनता के सामने बड़े बड़े वादों का लॉलीपॉप दे रहे थे। देश में परिवारवाद की राजनीति पर सवाल। देश के कई राज्यों में परिवारवाद की राजनीति हावी है। इसी राजनीति के नाम पर कई लोग परिवारवाद को बढ़ावा देकर राज करते चले आए हैं, लेकिन लगता है अब जनता परिवारवाद की राजनीति से पीछा छुड़ाना चाहती है। देश में मोदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी। जिस तरह से भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल की, उससे लगता है कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता देश में बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी में खलबली मचेगी। जिस तरह से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, उससे कांग्रेस के भीतर खलबली मचनी लाजमी है। राहुल गांधी जब प्रचार में उतरे और उनको लगा कि लोगों का उतना समर्थन नहीं मिल रहा है तो अपने घर के इतिहास को लोगों के सामने भावनात्मक आधार पर रखा जाए तो उसका कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने जो बातें कही, हालांकि उल्टी पड़ी, लेकिन आखिर उन्होंने क्या कहा था देखिए। राहुल गांधी का अपने दादा दादी पिता वगैरह के बारे में जो उनका यह भाषण। थोड़ा बता देता हूं, मेरे घर में सिस्टम आपको थोड़ा बता देता हूं। प्रियंका और मैं छोटे थे और पापा वहां पे कानून बनाते थे। पापा बहुत कड़ा कानून बनाते थे और कहते थे भैया तुम्हें ये करना है, और हम दोनों पापा से डरते थे।
और मेरे लिए कानून को तोड़ने का तरीका, जो मेरा प्रोटेक्टर हुआ करता था, जो मुझे बचाता था इन कानूनों से, वो मेरी दादी थी। तो जब पापा कुछ करते थे, कहते थे तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो मेरी दादी कहती थी अच्छा तुम ये कर लो। और छुपा के, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं खाना खाता था और मुझे पालक अच्छा नहीं लगता था, और पापा मेरे सामने पालक रख देते थे। और जब खाना चल रहा होता था तो दादी क्या करती थी, अखबार खोल देती थी और उस अखबार के पीछे मैं पालक उनके प्लेट पे कर देता था। तो दादी प्रधानमंत्री थी, मैं पोता था, मुझे नहीं मालूम था उस समय की प्रधानमंत्री में शक्ति क्या होती है, क्या नहीं होती है। ये मेरे लिए दादी थी और घर में ये मुझे बचाती थी। अब ये भाषण सुन भी चुके इसमें, या इस प्रकार के भाषणों में उन्होंने दादी की हत्या से लेकर तमाम बातें कही, जिसमें उन्होंने अपने जान को भी खतरा होने की बात कही। लेकिन विरोधियों ने कहा कि अगर देश का दुश्मन राहुल गांधी को मार के देश का नुकसान कैसे करेगा, उसके बजाय प्रधानमंत्री बना दो, वैसे हो जाएगा। ये विरोधियों का आरोप भी राहुल को इसलिए झेलना पड़ा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। कर्मा बासी सिद्धार्थ नगर यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ, इस देश या तो सोशल मीडिया है या तो सोशल न्यूज है। इसके अलावा कैसे चैनल नहीं है जो सही खबर दिखाता हो। आज देश की तारीफ, इस देश में पप्पू को और मोदी की तुलना क्या करें। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं मोदी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। हाँ, जो जीत है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम से जीत है, मोदी जी की जीत है। और हमारा शहर 2014 में दिल्ली की शान बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी की बजाय दूसरे नेताओं की ओर देख सकती है। लगता है राहुल गांधी कांग्रेस की जीत की कुंजी नहीं बन सकते। अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस को अपने दूसरे नेताओं की ओर देखना होगा। जनता वादे करने वाले और काम करने वालों को पहचाने। यहाँ जरूरत है कि देश की जनता अगर अपना और देश का भला चाहती है तो उसे वादे करने वालों और कार्य करने वालों को पहचानना होगा। राहुल गांधी चापलूसों से बाहर निकले। राहुल गांधी ऐसे चापलूस नेताओं में फंसे हुए हैं जो राहुल गांधी को अपनी तरह से चला रहे हैं। राहुल गांधी इन्हीं नेताओं के इशारे पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। नेता भ्रष्टाचार और महंगाई पर भी बात करें। राहुल गांधी ने बड़े ही आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया, लेकिन कहीं भी वो ना तो भ्रष्टाचार के बारे में बोले और ना ही महंगाई के बारे में। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोल रहा हूँ इधर से। हाँ सर, जैसे अभी आपने दिखा है ना आपके चैनल पे कि ये राहुल गांधी की तस्वीर लगा के हवन जो कर रहे हैं। हाँ, और आहुतियां लगा रहे हैं। वास्तविक में हमारे राजस्थान में ऐसा ही हुआ है कि ये लोग स्वाह हो गए उसी हवन में। हाँ, तो ये तो बाकी सब जगह पूरे इंडिया में ऐसे ही स्वाह होने वाले हैं। ये बहुत अच्छा हवन किया है इन्होंने सुबह सुबह, और अभी बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, धन्यवाद। अपना अपना दृष्टिकोण है इसके तरफ देखने वाला। और लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो लोगों के सामने उभर कर आ रहा है। हमने बस लोग क्या सोचते हैं, लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं। टीवी चैनलों पर बैठने वाले तमाम जो पंडित होते हैं, वो राजनीतिक पंडित अपने बातों को किस लिए, क्यों, कैसे बदलते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अपने शो में राजनीतिक पंडितों को बुलाता नहीं। मैं देश का आम आदमी क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या बात है। वो किसी दल का पदाधिकारी नहीं है, स्पोक पर्सन नहीं है कि उसको उसी लाइन पे चलना है। वो पेड वर्कर नहीं है कि उसको उसी लाइन पे चलना है। वो टीवी चैनल पर मैनेज करके इसलिए नहीं भेजा गया है कि उसको यही बोलना है। वो व्यक्ति है जो कॉल लगाते कई लाख है, उसमें से किसी का लग जाएगा और वो अपने मन की बात कह देगा। और ये इसी प्रकार से अगर हिंदुस्तान का फीडबैक आता रहेगा तो वास्तव नेता तक सही पहुंचेगा। इस देश के राजनेताओं को बहुत बड़ी बीमारी लगी है कि वो आम आदमी को मिलते नहीं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते नहीं। अगर पहुंचते हैं तो अपनी बात बताते हैं, उनकी बात सुनते नहीं। इस देश के राजनेता जब रैलियां करने जाते हैं
तब अगर शायद खुद बोलने के बजाय उस भीड़ में से 10 लोगों को मंच पर बुलाकर अपनी बात रखने के लिए कहे, उसको सुने, तो भाषण देने से ज़्यादा वोट मिलेगा। ये मेरा आज भी दावा है, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भारतीय व्यक्ति की मानसिकता है, अगर उसकी समस्या को कोई सुन भी लेता है तो उसकी आधी समस्या सॉल्व हो गई ऐसा उसको लगता है, क्योंकि कोई सुनने वाला उसको नीचे से ऊपर तक मिलता नहीं है। जहाँ मिलना है वहाँ एक विंडो होती है, छोटा सा होल होता है, एप्लीकेशन देना होता है और शीशे की जाली के उधर से बात करनी होती है, जो ना कान तक पहुँचती है, दिल तक और दिमाग तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इस देश के नेताओं को, इस देश के सिस्टम को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, राजनीतिक पॉलिटिकल पंडितों को इस देश का सही आवाज़ पहुँचे, इसके लिए हमने आज का ये कार्यक्रम आपके सामने रखा था। मुझे तो लगता है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद देश के किसी पंडित की आपको राय लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की राय आप देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।